नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर का एक प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसके लगभग हम 22 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पोर्शन में हम देखेंगे 23 से आगे के क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके कंसेप्ट बनने वाले हैं। तो इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब डेली अब इस चैनल पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे स्टेट के जो पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो प्रिपरेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा यदि आप व्यापम सब इंजीनियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ 23 का जो क्वेश्चन है उसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग का इनमें से कौन सा टाइप्स है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग। तो जैसा आपको दोस्तों मालूम होगा कि प्लास्टिक वेल्डिंग के लिए एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस वीडियो देखने के बाद आपका शायद ही कोई वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका उससे छूटे। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जैसा आपको पता है कि प्लास्टिक वेल्डिंग, या जिसे हम नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग भी बोलते हैं, है ना, तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो हमारी नॉन प्रेशर वेल्डिंग होते हैं, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, या जिसे हम प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, या जिसे हम प्रेशर वाली वेल्डिंग बोलते हैं, यहाँ हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं इसमें, है ना। तो ये जो वेल्डिंग का टाइप्स है, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है हमारी, वो इसी टाइप्स की होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता क्या है दोस्तों कि जैसे दो कोई मेटल के पार्ट होते हैं, इनको जैसे हमें यहाँ पर वेल्ड करना है, तो इस जगह पर हम लोग इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद इसको हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ, जिसके बाद ये वेल्ड हो जाता है ना। तो इस टाइप की जो वेल्डिंग होती है उसको हम प्रेशर वेल्डिंग या नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग या प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट है, आप पावर ग्रिड में भी इस क्वेश्चन को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। दूसरा हम यहाँ पे हमारी एक चीज़ जो बनती है कि ये तो हमने प्लास्टिक वेल्डिंग या नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का देख लिया। फ्यूजन वेल्डिंग के जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका गैस वेल्डिंग हुई, है ना, आर्क वेल्डिंग हुई, थर्मिट वेल्डिंग हुई, ये सब जो टाइप हैं आपके, ये आपके फ्यूज़न वेल्डिंग के हैं। तो फ्यूज़न वेल्डिंग में गैस, आर्क और थर्मिट वेल्डिंग जो है आपकी फ्यूज़न या नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसके आपके ये गैस से रिलेटेड वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम जाएँ तो यहाँ जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन वाई आर द कंडक्टर लाइन्स सस्पेंडेड फ्रॉम द टावर। आपने देखा होगा कि टावर जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर आपको इंसुलेटर से ऐसे टंगे हुए कई वायर आपको दिखाई पड़ते हैं। जब आप देखेंगे कि इनको हम सस्पेंडेड क्यों करते हैं, तो पहला रीज़न तो हमारा ये होता है कि हमें चूँकि टावर से इस कंडक्टिंग, ये तो चूँकि हमारा कंडक्टिंग पाथ रहता है, कंडक्टिंग वायर रहता है। यहाँ मान लीजिए आप कोई 132 kV की लाइन यदि आप भेज रहे हैं तो 132 kV का वोल्टेज होगा, तो इस टावर से इसका इंसुलेशन जो डिस्टेंस है वो बढ़ाने के लिए आप इसको सस्पेंड करते हैं। दूसरा एक जो रीज़न रहता है कि हम इसको ग्राउंड से रिस्पेक्ट में जब देखते हैं तो इसकी ग्राउंड से क्लियरेंस बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। और दूसरा जो एक और रीज़न हो सकता है कि हम इसके टावर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़े, और जिससे कि हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंसुलेटर आपका पंचर ना हो। यदि हाई वोल्टेज की लाइन है तो नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग जो यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कम होगा तो यहाँ पर कम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने 33 kV में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम 3 ही स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, अधिकांश जगह आप देखते होंगे जब पिन इंसुलेटर में, है ना। तो ये नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग इंसुलेटर पर डिपेंड होता है आपका कितना वहाँ पर वोल्टेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंडक्टर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द ओमिक रेजिस्टेंस आर द सेम व्हेन, यानी किसी कंडक्टर का ओमिक रेजिस्टेंस और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस
कब बराबर होंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि कंडक्टिंग ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे कि आप कंडक्टर देखते हैं तो इसमें यूनिफॉर्मली आपका करंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है कि आपका पूरे वायर यानी अंदर तक भी आपका करंट फ्लो उसमें होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हाई फ्रिक्वेंसी के केस में आपका जो करंट होता है वो आउटर मोस्ट सरफेस पर तो जाता है पर अंदर यहाँ पर करंट नहीं जाता है ना। तो इस केस में क्या होता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर इस वाले केस में यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है किसी कंडक्टर में, है ना, तो वहाँ पर जो आपका दोनों रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो चाहे ओमिक रेजिस्टेंस हो, दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएं तो हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन एयर एंड वाटर बाय। तो जब हमारी हीट, ये सबसे पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन 3 टाइप के जो टर्म होती हैं, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एसएससी जेईई में भी देखने को मिले हैं और यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो कंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो जब आपका डायरेक्ट यहाँ पर पार्टिकल्स के द्वारा हीट ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे कि हम बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट जब मटेरियल का रहता है, जैसे कोई मटेरियल है ना, ये हीट है, यहाँ पर एक और मटेरियल आपने इस्तेमाल कर दिया वो भी हीट है, तो इन दोनों मटेरियल के बीच में जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो रहा है। इसलिए इस तरीके की जो कंडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं, इसको इस तरह के जो हीट ट्रांसफ़र रहता है उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा जो टर्म रहती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में आप देखते हैं कि जब किसी फ्लड के अंदर आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसे ऑयल हो, जैसे आप ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो सर्कुलेशन ऑयल की वजह से होती है, तो वहाँ पर हम जो हीट ट्रांसफ़र बोलेंगे वो बोलेंगे कन्वेक्शन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना। या पानी है आपका गर्म हो रहा है, धीरे धीरे हो सकता है ऊपर का पानी आपका ठंडा हो, नीचे का गर्म हो जाए, फिर धीरे धीरे यूनिफॉर्मली वो एक जैसा टेम्परेचर हो जाता है ना। तो इस तरीके को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है, तो इसे हम रेडिएशन बोलते हैं, है ना। तो रेडिएशन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म के रूप में आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो ये थे आपका कुछ क्वेश्चन। अब हम 26 नंबर के क्वेश्चन पर जाएं तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपसे 27 की ओर जाएं तो यहाँ आपसे पूछा है गुड डे लाइट इल्यूमिनेशन कितना होता है ना, जिससे कि आपको इजीली आपको दिखता रहे, है ना। तो ये जो गुड डे लाइट इल्यूमिनेशन जो होता है इसकी लिमिट होती है वो 400 लक्स के लगभग यदि होता है तो हमें क्लियरली वहाँ पर दिखाई पड़ता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर यदि वोल्टमीटर और अमीटर आपको दिए गए हैं तो उनको सर्किट में आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अमीटर और वोल्टमीटर का कंसेप्ट जान लेना चाहिए कि अमीटर और वोल्टमीटर हमेशा किसी भी सर्किट में, जब आप वोल्टमीटर के केस में बात करते हैं तो यहाँ पर वोल्टमीटर आपका हमेशा यहाँ पर शंट में या पैरेलली कनेक्टेड होता है। जैसे कोई सर्किट है या कोई जिससे आप यहाँ पर वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो इसको आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे। वहीं यदि हम किसी सर्किट में अमीटर को जोड़ते हैं तो ये हमारा हमेशा सीरीज़ में जोड़ा जाता है। सीरीज़ में हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है और वहीं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। यदि हम यदि आप बात कर रहे होंगे वोल्टेज सोर्स के लिए, तो वोल्टेज सोर्स के केस में इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम होगा और करंट सोर्स के केस में यदि हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा या इनफाइनाइट भी होगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो है वोल्टेज सोर्स, वोल्टमीटर, करंट सोर्स और अमीटर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कि हम इसको सर्किट में वोल्टमीटर को तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे और आपके जो आपका अमीटर है उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर अमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल इन सीरीज रिस्पेक्टिवली टू करंट whose voltage and current to be measured। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं तो अंडर व्हाट कंडीशन आर स्क्रूड कंडक्ट वायरिंग सर्किट आर यूज्ड। यदि आप दोस्तों आपके पास कोई पेपर है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको मेरी मेल आईडी अभी 9415
73@gmail.com पर भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पर पेपर भेजते रहते हैं, जिससे कि हम लोग आने वाली वीडियो में उन पेपरों को डिस्कस करेंगे, या कोई ऐसा पोर्शन है जो आपको टफ लग रहा है उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और आज का ये सेशन यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है उन क्वेश्चन को, उन पोर्शन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अब मैं जल्द ही एक एलिमिनेशन के ऊपर बनाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 29th क्वेश्चन को ये और हम जाएं तो अंडर व्हाट कंडीशन आर द स्क्रूड कंडक्ट सर्किट आर यूज्ड। तो स्क्रूड कंडक्ट वायरिंग जो होती है वो हमारी कितनी वोल्टेज पर इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे जो सर्किट में होती है वो 250 to 600 वोल्ट पर इस्तेमाल होती है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले वायरिंग से रिलेटेड आपको पता होगा तो ये डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आपने सुना होगा क्लीट वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, और बैटन वायरिंग। सबके अलग अलग उपयोग होते हैं और अलग अलग सर्किट में अलग अलग सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आती है लेड सीथेड वायरिंग, और एक और जो आपकी लास्ट में आती है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वायरिंग होती है कंड्यूट सील्ड वायरिंग। इन सब की बाइंडिंग की अलग अलग खासियत जो रहती है वो ज़्यादातर हमसे यही पूछी जाती है। आपको कुछ पॉइंट में इससे रिलेटेड बता देता हूं जो नॉर्मली हमारे एग्जामों में लगातार पूछी जाती है। सबसे पहले तो आपको क्लीट वायरिंग, केसिंग कीपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग और लेड सेटेड वायरिंग के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि हम ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। चाहे तो मैं इससे एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दूंगा कि केसिंग कैपिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्लीट वायरिंग में कैसे हम लगाते हैं, है ना। तो सबसे जो सेफ वायरिंग होती है हमारी वो कंडक्ट सील वायरिंग होती है। इसको हम ऊपर भी लगा सकते हैं या दीवार के अंदर भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी यही होती है, सबसे ज़्यादा सेफ़ भी यही होती है। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की आपको आवश्यकता होती है। यदि आपका स्किल्ड वर्कर नहीं है तो हो सकता है वो उसके कनेक्शन उल्टे सीधे कर सकता है ना। कंडक्ट सील्ड वायरिंग में आपकी कॉस्टली भी होगी, सेफ भी होगी, और स्किल्ड वर्कर इसमें आपको चाहिए रहेगा। और ये आपकी जो वोल्टेज रेंज होगी इसकी 250 to 600 वोल्ट इसमें होता है, जबकि हमारी जो सीरीज बाइंडिंग है ये 250 तक रहती हैं, है ना। 250 तक ये देखने को मिलती हैं। 250 वोल्ट तक इनको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी थोड़ी सी कम वोल्टेज पर आप देख रहे होंगे कि काम कर रही हैं, और इनको हम इजीली लगा भी सकते हैं। ये हमारे कम ड्यूरेशन के लिए चलती हैं, जबकि हमारी कंडक्ट जो सील्ड वायरिंग होती है वो लंबे अरसे तक आपकी इस्तेमाल होती है ना। तो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली वायरिंग कौन सी होगी? कंडक्ट सील्ड वायरिंग होगी। काफ़ी कॉस्टली जो वायरिंग होगी वो भी यही होगी, है ना। तो कुछ पॉइंट जो थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आते ही रहते हैं। अब आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सर्किट ब्रेकर दैट टेक्स मिनिमम टाइम फॉर इंस्टॉलेशन। मिनिमम टाइम फॉर इंस्टॉलेशन में हमें सबसे ज़्यादा कम टाइम जो लगता है वो SF6 सर्किट ब्रेकर को लगाने में होता है। और आपको इसकी प्रॉपर्टी भी मालूम होना चाहिए। SF6 गैस ही हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी के कारण ये आर्क क्वेंसिंग जल्दी करता है, और आपके जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनको जल्दी ये आपके एटमॉस्फेयर में उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो आर्क होता है वो जल्दी बुझ जाता है, और आपका जो सर्किट है वो जल्दी प्रोटेक्ट हो जाता है ना। तो इसका ड्यूटी साइकिल भी कम होती है, बहुत कम ड्यूटी साइकिल में ये ऑपरेट हो जाता है ना। तो काफ़ी कम टाइम भी लेता है ये ऑपरेट होने में, और जल्दी इंस्टॉल होने में भी इसको काफ़ी कम समय लगता है ना। सबसे सेफ़ है, और काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज तक 760 किलो वोल्ट तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी प्रॉपर्टी रहती है, नॉन इन्फ्लेमेबल और ऑर्डरलेस, कलरलेस, ये इसकी प्रॉपर्टी SF6 की होती हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड भी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। SF6 जो इसकी डेंसिटी होती है वो हमारी एयर से 2.5 गुना तक इसकी एयर डेंसिटी होती है, और इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है
SF6 का, वो जो मतलब फास्टनेस यदि हम इसकी देखें तो 50 से 100 गुना तक इसका फास्ट होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे SF6 सर्किट ब्रेकर के जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं। आज का ये सेशन आपको यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट एट विच द ओवरहेड लाइन दैट सप्लाई पावर टू ट्रैम कार आर इंस्टॉल्ड। तो ज़्यादातर आपने अपने यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपने देखा होगा ट्रैम कार दिखाई पड़ती है उनकी वीडियोस में। तो यहाँ देखते हैं कि इसकी जो यहाँ से वायरिंग जो रहती है ना, इस वायरिंग से यहाँ तक की जो हाइट रहती है इसकी, वो ओवर हेड लाइन्स की जो ऊंचाई रहती है वो 10 मीटर तक रहती है ना। इतनी ही ऊंचाई क्यों रखते हैं, वो उसके अलग पॉइंट है कि यहाँ जैसे जितनी वोल्टेज, जैसे अपने रेलवेज में आप देखेंगे तो यहाँ 25 kV सप्लाई यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। 25 kV इस्तेमाल करने की वजह से इसका जो इंसुलेशन मतलब अपनी ट्रेन से इस लाइन तक के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, वो सब कैलकुलेशन जो होता है वो इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो अपने यहाँ भी रेलवेज में जो जितने इंसुलेटर, इस पे आप रूफ इक्विपमेंट देखते हैं जब ट्रेन के, तो यहाँ पर बहुत सारे रूफ इक्विपमेंट होते हैं, जैसे GLA होता है, VCB होता है ना। VCB जो हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो पहले अब यहाँ पर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होता है, और जो GLA जो हमने यहाँ टर्म लिखी है वो है गैपलेस लाइटनिंग अरेस्टर। इसके रूप पर 2 लाइटनिंग अरेस्टर भी लगे हुए होते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर इक्विपमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि PT लगा हुआ होता है, CT लगा हुआ होता है ना। ये वोल्टेज मेजर करके बताता है कि आपकी OHE में वोल्टेज है कि नहीं। यदि OHE में वोल्टेज नहीं है तो आप पेंटोगराइज नहीं करेंगे, है ना। CT आपका मेन बुशिंग में कनेक्ट होता है, जब आप ट्रांसफार्मर के लिए जो मेन वाइंडिंग यहाँ से जाती है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको CT देखने को मिलता है ना। तो ये तो जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम जाएं तो आपसे पूछा है कि जो XY रिकॉर्डर होता है, तो XY रिकॉर्डर हमारा क्या रिकॉर्ड करता है ना। तो XY रिकॉर्डर जो होता है हमारा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक तरीके से किसी उसको ड्रॉ करने के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसमें हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो एक तरीके से एक ग्राफिकल रिकॉर्डर के जैसे बिहेव करता है ना। तो XY रिकॉर्डर जो होता है हमारा ग्राफिक रिकॉर्डर के जैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं तो हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा ब्रिज है जो हमारी फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए बनाया गया है। तो फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमारा जो ब्रिज है वो है वेन्स ब्रिज। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो आपने लगातार पेपरों में देखे ही होंगे, कि सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके रेजिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो कौन कौन से ब्रिज हैं। तो जैसे काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए आपको केल्विन्स डबल ब्रिज जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। वेन्स ब्रिज का जब हम इस्तेमाल करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इस्तेमाल होता है वो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। कैरी फोस्टर जो ब्रिज होता है, कैरी फोस्टर इनको आप नोट भी कर सकते हैं। कैरी फोस्टर जो ब्रिज होता है वो भी मीडियम रेजिस्टेंस के लिए मेजर होता है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो होती है ना, ये आपका हाई रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है ना। लॉस ऑफ चार्ज मेथड हमने देख लिया, हाई रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आता है आपका मेगर। तो मेगर तो आप जानते ही होंगे, इनिशियल कंडीशन में जब आप इसका स्केल देखते हैं, आपने मेगर यदि ऑपरेट किया हुआ हो तो जैसे कि हम लोगों को तो काफ़ी इसका रिक्वायरमेंट होती है मेगर के लिए। जब आप किसी मोटर आपकी बाइंडिंग यदि शॉर्ट हो जाती है या कोई ऐसी वायरिंग आपको देखना है, तो 2 सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं मीटर, उसमें होता है मेगर। मेगर इनिशियली जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यहाँ आपको देखेगा 0, अपोजिट चलता है ये। और यहाँ जैसे ही आप इसको किसी एक टर्मिनल पे, सबसे पहले एक टर्मिनल तो यहाँ पर अर्थ कर देते हैं हम लोग इसको, है ना। अर्थ कर दिया आपने यहाँ पर। दूसरा जो टर्मिनल होता है इसको आप लगाएंगे, जैसे बाइंडिंग कोई है
जैसे कोई मोटर है आपकी, है ना, डेल्टा कनेक्टेड मोटर है, 6 टर्मिनल यहाँ पर होंगे आपको। 6 टर्मिनल से आप पर्टिकुलर इस जो केबल है इसको आप पहले इसमें लगाएंगे, फिर दूसरी बार आप यहाँ इस दूसरे वाले टर्मिनल पर लगाएंगे, फिर तीसरी बार ऐसा इंडिविजुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एक हैंडल होता है जो मूवेबल रहता है, तो इसको आप घुमाते हैं ऐसा स्पीड में, है ना, तो स्पीड में घुमाते हैं तो आपका जो पॉइंटर होगा वो यहाँ लेफ्ट या राइट मूव करता है। यदि वो बाइंडिंग आपकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो कर रही है ना, यहाँ पर इनफाइनाइट, यदि यहीं पर इसका निडल रुका हुआ है तो आप बोलेंगे कि आपकी मोटर सही है ना। पर्टिकुलर तीनों पर 6 के 6 टर्मिनल पर जब आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा और उस समय आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पर शो हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि हमारी मोटर जो है हेल्दी है, यानी मोटर हमारी सही है। तो मेगर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। एक दूसरा जो इक्विपमेंट होता है क्लैम्प मीटर, जो ज़्यादातर आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में देखेंगे तो क्लैम्प मीटर जो होता है, हम ज़्यादातर जैसे मान लीजिए इसके जो 6 टर्मिनल आए हैं आपके बाइंडिंग के, है ना, इन टर्मिनल में मान लीजिए आपको कोई आपकी मोटर आपकी गर्म हो रही है, आपको चेक करना है कि यार कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई फेस ज़्यादा करंट तो नहीं ले रहा है ना, तो इस जगह पे आप क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल करेंगे। एक नॉब सी रहती है, इसको आप ये यहाँ से कटी हुई रहती है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये अलग भी हो जाती है ना, तो किसी वायर के अंदर आप इसको डाल के इसका इस वायर से कितना पर्टिकुलर करंट जा रहा है वो एक क्लैम्प मीटर आपको यहाँ पर बता देगा। तो क्लैम्प मीटर आपका करंट मीटर के लिए होता है, मेगर आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर के लिए होता है। अब आपके कुछ इक्विपमेंट आपके यहाँ पर और बच गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो आता है इंडक्टेंस के लिए, जो हम ब्रिज इस्तेमाल करते हैं वो है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, है ना, ये इंडक्टेंस मेजर के लिए होता है। दूसरा होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, है ना, ये हमारा इंडक्टेंस के लिए ही होता है, लेकिन जब क्यू कॉइल की वैल्यू जो होती है वो 1 से लेके 10 के बीच में होती है ना। एक और ब्रिज जो होता है हेस ब्रिज, ये काफ़ी कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। हेस ब्रिज हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए होता है, और इसका जो क्यू वैल्यू यदि कॉइल की 10 से ज़्यादा है तब हम इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। एक और जो क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा और जो पूछा भी जाता है लगातार कि हेस ब्रिज सबसे स्लोएस्ट ब्रिज होता है ना। आपके इसमें जब आप इंडक्टेंस मेजर कर रहे होंगे उस दौरान आप देखेंगे कि सबसे स्लो जो रिजल्ट देता है वो हमारा हेस ब्रिज देता है। और एक और जो ब्रिज है एंडरसन ब्रिज, कई बार पूछा जाता है, ये इंडक्टेंस मेजर के लिए होता है जब हमारा Q लेस देन 1 होता है। इस पॉइंट ये 5 पॉइंट्स ब्रिज होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है ना, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट जो हमारा ब्रिज होता है वो एंडरसन ब्रिज होता है, और काफ़ी ज़्यादा जो फास्ट होता है वो भी हमारा फास्टेस्ट ब्रिज जिसे हम बोलते हैं वो एंडरसन ब्रिज ही होता है। तो एक्यूरेट और फास्टेस्ट ब्रिज जो होगा वो एंडरसन ब्रिज होगा। एक और जो ब्रिज है ओन्स ब्रिज, इसका जो ये लो क्यू कॉइल के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं इसमें कैपेसिटेंस वाले ब्रिज। कैपेसिटेंस वाले जो ब्रिज हैं आपके, उनमें है आपका डी साउटी ब्रिज, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। शेयरिंग ब्रिज, ये तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा ही जाता है ना, तो शेयरिंग ब्रिज, डी साउटी ब्रिज और बैंड ब्रिज। बैंड ब्रिज फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो शेयरिंग और डी साउटी ये आपके कैपेसिटेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक और ब्रिज होता है हैवीसाइडल एंड कैंपबेल ब्रिज, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो लगातार पूछे ही जाते रहते हैं, है ना। तो इन सब का इस्तेमाल आपने देख लिया कि अलग अलग मीटर आपके अलग अलग उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, और कोई पेपर हो आपको तो मैंने आपको मेल ID मेरी बता दी है अभी 941573@gmail.com पर आप वो पेपर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उस वीडियो को आपको देखने को ज़रूर मिलेगा वो पेपर, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।